हेलो व्हाट्स एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाली। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। दिस इज़ द फोर्थ चैप्टर ऑफ क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। इससे पहले हमने कलेक्शन ऑफ डाटा रीड किया था। उसमें हमने ये सीखा था कि डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं डिफरेंट सोर्स का यूज़ करके। ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस में। सो नाउ उस कलेक्टेड डाटा को हम सीखेंगे ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। ऑर्गेनाइज करना मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़, कोई भी डाटा हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, उसको हम अरेंज करते हैं, इस मैनर में अरेंज करते हैं कि हम सिंपली उससे कंपैरिजन कर पाएँ इन फ्यूचर, उससे फोरकास्टिंग कर पाएँ, उससे कंक्लूजन निकाल पाएँ। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मीन्स रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स, उन फिगर्स को अरेंज करना इन सच अ फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ द मास ऑफ सिमिलर डाटा मे बी फैसिलिटेड एंड फर्दर एनालिसिस मे बी पॉसिबल। कंपैरिजन हो पाए उस डाटा से, सिमिलर डाटा से फैसिलिटेट हो पाए, ठीक है, प्रॉपर एक तरीके से हम इन फ्यूचर फॉरकास्टिंग और उससे एनालिसिस कर पाएँ। प्रॉपरली एक डाटा को ऑर्गेनाइज करना। सिंपली अगर मैं एक बता दूं आपको, जैसे हम घर में सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं कि हाँ ये चीज़ मतलब यहाँ पे रखी जाएगी, ये चीज़ वहाँ पे रखी जाएगी। वेडिंग सीजन्स में भी हम जो चीज़ें आती हैं, ठीक है, वेडिंग प्लानर आता है, वो हमारे अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है। उसी सिमिलर उसी वे में हम जो यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया हुआ है, हमने कलेक्शन ऑफ डाटा किया गया है, उस डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मीनिंग अच्छे से समझ में आया हो। नाउ नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि प्रॉपर एक तरीके से ग्रुप्स बनाकर, ठीक है, प्रॉपर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, उनके नेचर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स बनाकर डाटा को क्लासीफाई करना, फर्दर क्लासिफिकेशन करना। सो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स और क्लासेस, ग्रुप्स में या फिर क्लासेस में, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके अकॉर्डिंग टू द रिसेम्बलेंस एंड एफिनिट्स, सेम मीनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द नेचर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके नेचर्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को, डाटा को क्लासीफाई करना। एग्जाम्पल ले लो, मान लो कोई भी डाटा है, ठीक है, अब ये इस डाटा को हम फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि उन स्टूडेंट्स का या फिर उन लोगों का डाटा है जिसमें से हम ये क्लासीफाई कर रहे हैं फर्दर कि कौन से पर्सन्स एजुकेटेड हैं और कौन से पर्सन्स अनएजुकेटेड है। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उसमें से हमने फर्दर उनको क्लासीफाई कर लिया कि ये लोग एजुकेटेड हैं, सम एजुकेटेड पर्सन्स एंड अनएजुकेटेड पर्सन्स, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अब इसमें से भी कौन स्किल्ड हैं और कौन अनस्किल्ड हैं ये देखेंगे। तो ये फर्दर क्लासिफिकेशंस जो करते हैं उनको ही बोलते हैं हम क्लासिफिकेशंस, ठीक है। क्लासीफाई करके चीज़ों को और अच्छे से समझा जा सकता है, ठीक है, ईजीली, इसीलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, अब देखते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सो क्लासिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो चीज़ें सिंपली हो और सिंपल से ज़्यादा ब्रीफ हो, मतलब छोटी से छोटी चीज़ हो और सिंपली हम उसको क्लासीफाई कर पाएँ, ठीक है। और सेकेंड चीज़ होती है यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स क्या होता है कि वो चीज़ें, जिन चीज़ों से हम कोई यूज़फुल हो सके, वो चीज़ मतलब इस तरीके से क्लासिफिकेशन होनी चाहिए जिससे हमें कोई इन फ्यूचर बेनिफिट हो। ऐसा ना हो कि हमने डाटा लिया, उसको ऑर्गेनाइज करके रख दिया, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से क्लासीफाई करना चाहिए हमें उन चीज़ों को जिससे हमें इन फ्यूचर उस चीज़ से बेनिफिट हो। और नेक्स्ट चीज़ होती है कंपैरेबिलिटी। ऑब्वियसली चीज़ों को कंपैरिजन कर पाएँ हम, ठीक है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है कि क्लासीफाई करने के बाद उस डाटा से कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए। ओके, सिस्टमेटिक साइंटिफिक अरेंजमेंट। ओके, साइंटिफिक अरेंजमेंट क्यों किया जाता है? साइंटिफिक अरेंजमेंट से एक आपको रिलायबिलिटी मिल जाती है, एक तरीके से ट्रस्टेबल हो जाता है आपका डाटा, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, कि वो डाटा सही ही होगा, साइंटिफिकली अरेंज हुआ है, अरेंजमेंट की गई है, मीन्स रिलायबल है। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, जिसको भी हम शो करें क्लासीफाइड वाला डाटा, वो उसको अट्रैक्टिव लगना चाहिए, इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है, एंड इफेक्टिव, यूजफुल होना चाहिए। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन समझ में आए। उसके बाद देखो, मान लो क्लासिफिकेशन हो गया, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हो गया। अब एक गुड क्लासिफिकेशन मीन्स एक अच्छा
अच्छा क्लासिफिकेशन करने के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्टली हो जाता है कम्प्रीहेंसिव। कम्प्रीहेंसिवनेस का मतलब क्या होता है कि वो जो डाटा है वो डिटेल्ड में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ब्रीफ और सिंपल मीनिंग है ऑब्जेक्टिव का, मतलब कि आपने एक लाइन में लिख दिया और सामने वाले बंदे को उसमें एक्सप्लेनेशन ही नहीं डाली, तो वो समझ ही नहीं आएगा। इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, पूरा डिटेल्ड में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिंपली एक वर्ड में उसको क्लासिफाइड कर दिया बट उस वर्ड को वो चीज़ वो डाटा क्लासिफाइड ही नहीं हो रहा हो। क्लैरिटी होना चाहिए उस चीज़ में, ठीक है। गुड कैरेक्टर क्लासिफिकेशन के लिए क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी डाटा में, ठीक है। होमोजिनिटी होनी चाहिए। होमोजिनिटी मीन्स एक तरीके से सिमिलर डाटा। ऐसा ना हो कि आप मान लीजिए कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हो, एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो अगर आप स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आप एज एन अकॉर्डिंग मार्क्स, क्लास या फिर हाइट, वेट ऐसे कलेक्ट करोगे। ये थोड़ी है कि आप उनके फादर मदर उनके बारे में मतलब एक तरीके से डाटा कलेक्ट करो, तो वो तो वेस्ट है ना, होमोजिनिटी तो नहीं रहेगी ना। स्टूडेंट्स के बारे में करें तो आप उनके रिलेटेड आप उसको क्लासीफाई कीजिए, उनके फर्दर क्लासिफिकेशन फादर मदर इनसे थोड़ी क्लासीफाई करोगे। आई होप आपको होमोजिनिटी समझ में आए। सूटेबिलिटी होनी चाहिए उन सब चीज़ों में, ठीक है। एक तरीके से क्लासीफाइड होना चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है कंपनी क्लासेस वगैरह सूट करना चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशंस। डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशंस फर्दर कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाइड हुआ है। अब क्लासिफिकेशन करने के भी ना 4 तरीके होते हैं, एक तरीके से बोल दो 4 वेज होते हैं। फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर एक व्यू देती हूँ। फर्स्ट वन ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। Classification. Second one chronological classification. Third one qualitative classification. Fourth one क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में ना 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल एंड सेकेंड वन मैनीफोल्ड। So classifications are 4 types: geographical classification, chronological classification, quantitative classifications and qualitative classifications। अब इनको डिटेल्स में रीड करते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, क्या क्या किस तरीके से ये क्लासिफिकेशंस की जाती हैं। सो फर्स्टली जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि वो क्लासिफिकेशन जो हम उनके लोकेशन उनके प्लेस के अकॉर्डिंग एक तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। उनके जोग्राफिकल लोकेशंस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जो डाटा जोग्राफिकल लोकेशंस के अकॉर्डिंग हुआ जा रहा है उसको हम बोलते हैं जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जहाँ पे एग्जांपल ले लो कि नंबर ऑफ़ फर्म्स एट अ डिफरेंट लोकेशंस। एक फर्म है उसकी डिफरेंट लोकेशंस हैं, ठीक है, उनको हम डिफ्रेंशिएट करें, उनको हम क्लासीफाई करें। तो प्लेस ले लिया, पंजाब में कितनी है 30 फर्म्स हैं, हरियाणा में कितनी है 20 हैं, यूपी में कितनी है 25 है। इस तरीके के क्लासिफिकेशंस को बोलते हैं हम जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ना सेकेंड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इट मीन्स वो क्लासिफिकेशंस जो बेसिस हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, ईयर्स मंथ्स इनके अकॉर्डिंग हो रहा है, तो उनको हम क्या बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। एग्जाम्पल हो गई सेल्स इन द फर्म एट अ डिफरेंट ईयर। किसी फर्म में सेल हो रही है, हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड हो जाएगा ईयर, देन सेकेंड में सेल। तो 2021 में 80 लाख की सेल हुई, 2022 में 90 लाख की, 2023 में 95 लाख की। अभी मतलब ऑलमोस्ट हो रही है, ठीक है। इस तरीके से जस्ट एन एग्जाम्पल। सो क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू टाइम, ज्योग्राफिकल अकॉर्डिंग टू लोकेशंस। क्वालिटेटिव में क्या होता है, दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज।
और एट्रीब्यूट्स ऑफ डाटा, मतलब उनके क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनके एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग आप क्लासीफाई कर रहे हो, उनको क्लासिफिकेशन कर रहे हो उस डाटा को। उसमें एक मैंने बताया था कि सिंपल क्लासिफिकेशन होता है, एक मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन होता है। सिंपल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? सिंपल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका वन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप क्लासीफाई कर रहे हो उसको बोलोगे आप सिंपल क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड में मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आप उनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर रहे हो और उन क्वालिटीज़ में आपका एक कैरेक्टर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने कर दिया तो सिंपल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। अगर मैनी मोड्स हो गया, मतलब एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर रहे हैं आप उसमें, तो वो मैनीफोल्ड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लिए। मान लीजिए कि आपकी क्लासिफिकेशन हो रही है फैक्ट्री वर्कर्स की, एक फैक्ट्री में वर्कर्स हैं। अब वहाँ पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं कि कुछ जो वर्कर्स हैं वो स्किल्ड हैं, कौन से अनस्किल्ड हैं। ठीक है, तो फर्स्टली तो ये हो गया कि सारे जितने भी आपने फैक्ट्रीज में वर्कर्स थे उसमें से स्किल्ड अलग कर दिए, अनस्किल्ड अलग कर दिए। अब इन स्किल्ड और अनस्किल्ड में भी क्या होगा, टू क्लासिफिकेशंस और हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका लिटरेट, कि इन स्किल्ड्स में भी लिटरेट कौन से हैं और अनलिटरेट कौन से हैं। लिटरेट्स मीन्स पढ़े लिखे और अनलिटरेट्स मीन्स जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सिमिलर हो जाएंगे। अनस्किल्ड में भी एक हो जाएगा लिटरेट, देन अगेन इलिटरेट। ओके, मीन्स यहाँ पे स्किल्ड, वो स्किल्ड में जैसे ज़रूरी नहीं होता है कि पढ़े लिखे लोगों को ही स्किल्ड आती है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो डिग्री ले लेते हैं और उनको स्किल्ड नहीं आती, उनको बोलते हैं इलिटरेट वाले टाइप्स। ठीक है, इस तरीके से लिटरेट और अनलिटरेट डिफाइंड हो जाएंगे। अब इन इलिटरेट और लिटरेट में भी हम यहाँ पे जैसे अगर इतना ही कैलकुलेशन हुआ, मतलब यहाँ पे इतनी ही क्लासिफिकेशन हुआ, तो ये आ जाएगा सिंपल क्लासिफिकेशन में। अगर हम इसमें फर्दर और भी ज़्यादा क्लासिफिकेशन कर दें, लाइक यहाँ पे रूरल एरिया में कितने हैं, यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में कितने हैं, सिमिलरली यहाँ पे रूरल एरिया में कितने हैं, सिमिलरली यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में कितने हैं, सेम हियर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड में यहाँ पे भी आर एंड यू, रूरल एंड अर्बन। इस तरीके क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स था स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, लिटरेट एंड अनलिटरेट मीन्स सिंपल क्लासिफिकेशन। अब एक से ज़्यादा होने लगे, रूरल अर्बन लिटरेट अनलिटरेट, बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो गए, फर्दर स्किल्ड अनस्किल्ड, तो मैनीफोल्ड। आई होप आपको क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस में सिंपल क्लासिफिकेशन एंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशंस अच्छे से समझ में आया। नाउ नेक्स्ट विच इज़ फोर्थ, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज में होना चाहिए। ठीक है, फैक्ट्स, द नंबर ऑफ क्लासेस आर फेम्ड कीपिंग इन व्यूज द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू एज वेल एज द रेंज ऑफ वैल्यू इन डाटा। वो हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू को रेंज ऑफ वैल्यूज इन डाटास में और एक तरीके से हम रिमेंबर करते हैं। नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन उनके बेसिस पे ही होता है। क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल वैल्यूज होनी चाहिए। एग्जांपल देख लो, मान लीजिए कि एक आपकी फैक्ट्री में वेजेस पेड हो रहा है वर्कर्स को, तो हम एक तरीके से क्लासीफाई कर दिया कि इतनी कैटेगरी है, 10 से 20,000 रुपीज़ की जो वेजेस है वो कितने वर्कर्स में जानी है। ठीक है, तो 10 से 20,000 रुपीज़ के वर्कर्स हैं आपके 20 से 30, 30 से 40, 35, 40 से 50,000 रुपीज़ के 40। यहाँ पे दोनों साइड में न्यूमेरिकल वैल्यू शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो भी न्यूमेरिकल में है, यहाँ पे वेजेस हैं वो भी न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में न्यूमेरिकल वैल्यूज में जो क्लासिफिकेशन होती है उनको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ओके, आई होप आपको सारी क्लासिफिकेशंस अच्छे से समझ में आई हो। 4 हैं और ज़्यादा ईजी हैं, कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, सारी सिंपल सी हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, फिनोमियन होता है, उसकी कैपेसिटीज़ के बीइंग में मेजर्ड होते हैं। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं कि मतलब चीज़ें, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और अ फिनोमियन विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है, फिनोमियन विच इज़ कैपेबल ऑफ मेजर्ड एज अ चेंजेस इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू इट्स फिनोमिनस। उन चीज़ों को मेजर्ड किया जाता है, उन चीज़ों को एक तरीके से चेंज किया जाता है ओवर टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड सेकेंड इज कंटिन्यूस वेरिएबल्स। अब ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कंटिन्यूस वेरिएबल्स क्या है देखते हैं। फर्स्ट में डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं, दोज वेरिएबल्स दैट इंक्रीज
इन जम्प्स, मीन्स वो वेरिएबल्स जो इंक्रीज करते हैं जम्प्स में एक फुल्ली, मतलब एक तरीके से मैं बोल दूँ 1 के बाद 2 आता है, डायरेक्ट जंप हो गया। ये थोड़ी कि 1 के बाद 1.1 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे थोड़ी होता है। 1 के बाद डायरेक्ट 2 आता है, 1.2 2.1 ऐसे थोड़ी होता है। तो इस तरीके के जम्प्स में, मतलब जहाँ पे वैल्यूज़ जो होती है, वेरिएबल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली जम्प्स कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स। एंड कंटिन्यूस वेरिएबल्स वही जो आपकी हाइट होती है। हाइट कैसे मेजर्ड होती है? इट इज़ नॉट इंक्रीज इन जम्प्स बट कंटिन्यूसली और इन द फ्रैक्शन, मतलब कंटिन्यूसली, लाइक हाइट 5.1 5.2 5.3 इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट या फिर फ्रैक्शन टू फ्रैक्शंस, ओके, उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस वेरिएबल्स। आई होप आपको वेरिएबल्स के दोनों डिफरेंस, दोनों पार्ट, डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कंटिन्यूस वेरिएबल्स अच्छे से समझ में आए हो। फिर इसके बाद हम रीड करने वाले हैं अपना रॉ डाटा नेक्स्ट पार्ट में। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।